हमारे देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और आने वाले एग्जाम में इससे सवाल भी पूछे जाएंगे। तो चुनाव करवाता कौन है? तो चुनाव करवाता है निर्वाचन आयोग। तो हमारे देश में या तो लोकसभा का चुनाव हो, या तो विधानसभा का चुनाव हो, या तो फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव हो। जितना भी चुनाव होता है ना, सब निर्वाचन आयोग करवाता है। आज हम उसी निर्वाचन आयोग को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए साहब, अब देखिएगा, ये आपका निर्वाचन आयोग है ना। तो पहली बात तो कि भारत में जो निर्वाचन होता है वो किस देश के निर्वाचन के आधार पर होता है। मतलब होता है कि हमारे देश में राष्ट्रपति अमेरिका से लिया गया है, तो हमारे देश में जो निर्वाचन पद्धति है वो किस देश से लिया गया है? तो हमारे देश में निर्वाचन पद्धति लिया गया है ब्रिटेन से, जिसको हम लोग इंग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लैंड। यानी हमारे देश की जो निर्वाचन पद्धति है वो इंग्लैंड से लिया गया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से इंग्लैंड में चुनाव होती है उसी तरह से आपके देश में भी चुनाव होता है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि आप भारत का जो निर्वाचन पद्धति है वो किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड से। भारत में निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत में जो निर्वाचन जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, बड़े स्तर वाले। अब ऐसे तो राष्ट्रपति वाला और उपराष्ट्रपति वाला प्रत्यक्ष रूप से होता है। ऐसे कहने का मतलब निर्वाचन की बात करते हैं तो देखिए, ये निर्वाचन है, ये है साहब निर्वाचन। तो हमारे यहाँ जो निर्वाचन जो होता है ना वो दो तरह से होता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो दो तरह से होता है। हमारे यहाँ निर्वाचन दो तरह से होता है। एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष, और एक होता है अप्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। तो हमारे यहाँ निर्वाचन दो तरह से होता है, एक प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब हुआ डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष का मतलब हुआ इनडायरेक्ट। तो प्रत्यक्ष में जनता सीधे वोट डालता है, प्रत्यक्ष में जनता जो है सीधे वोट देता है। जैसे कहने का मतलब है कि वार्ड सदस्य का वोट, मुखिया का वोट, जिला परिषद, पंचायत समिति, विधानसभा और लोकसभा, ये सब ऐसे चुनाव है जो प्रत्यक्ष रूप से होती है। लोकसभा का चुनाव होने वाला है। अब जो सांसद उसका वोट आप लोग ना दीजिएगा, तो प्रत्यक्ष, यानी जहां उम्मीदवार का वोट जनता सीधे दे रहा है तो प्रत्यक्ष होगा। अब अप्रत्यक्ष क्या है? तो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जिसको हम चुनते हैं ना, वो उसको वोट करता है। जैसे में देखिएगा साहब, हमारे हिसाब से वो उप मुखिया होता है ना। उप मुखिया हुआ, प्रमुख हो गया, एक हो गया राष्ट्रपति, एक हो गया उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का वोट जनता देता है ना, तो ये हो गया। तो ये निर्वाचन दो तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष होते हैं, एक अप्रत्यक्ष होते हैं। बात है कि सर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का, सीएम और पीएम का, देखो सीएम और पीएम मतलब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, ये दोनों का जो चुनाव होता है ना, ये दोनों का चुनाव नहीं होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, नियुक्ति होती है। बहुमत दल के नेता जो है ना उनको प्रधानमंत्री के रूप में चुनता है, उनका चुनाव नाम नहीं होता। अब बीजेपी है, अब बीजेपी की सरकार है, तब उसका जो सांसद है वो अपने पार्टी में तय करेंगे कि हमारा पार्टी से नेता कौन रहेगा। कुछ कुछ जगह पे तय पहले ही हो जाता है पार्टी की तरफ से, कुछ कुछ तरफ से। अब इंडिया में गठबंधन में आइए, इंडिया गठबंधन में देख लीजिए प्रधानमंत्री कौन बनेगा अभी तक तय नहीं है। फिर अगर मान लो कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तो जो इसका जो सांसद रहेगा वो तय करेगा कि हमारे नेता राहुल गांधी रहेंगे, हमारे पीएम राहुल गांधी रहेंगे, कौन रहेंगे, वो तो अलग बात है। जो उसको नेता तय करता है वो बनता है कि हमारे पार्टी से बहुमत, हमारे पार्टी से ये नेता रहेगा। फिर राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है? नहीं होता, लोकसभा की चुनाव होता है। और लोकसभा में जो बहुमत दल के जो नेता होता है उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो पार्टी ने बतावेगा, पार्टी के सदस्य ने बतावेगा चुना हुआ। चलिए, तो सीएम पीएम हो गया। अब देखिएगा, अब भारत का जो शासन प्रणाली है, सॉरी भारत में जो चुनाव प्रणाली है वो लोकतंत्र है साहब। भारत में जो है ना वो क्या है? हाँ, भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जहां जनता की शासन हो।
तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ये दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है। और ये लोकतांत्रिक देश में जनता को ये तय करना रहता है कि हम किसको चुने। अब जिसको सबसे ज्यादा जनता तय करता है वो जीतता है, उसको चुना जाता है। लेकिन जनता जो नेता को चुनेगा उसके बीच में वो सिस्टम आता है, उसी सिस्टम को हम कहते हैं निर्वाचन आयोग। जैसे हम जनता है, ठीक है, और अगला सांसद है, तो हम जनता हैं जो हम जनता सांसद को चुनेंगे। तो ये चुनने के लिए वो चुनाव होगा, वो चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग, यानी चुनाव आयोग। तो समझ में आया ना? तो भारत में मुख्य रूप भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन हम जो अभी चुनाव करते हैं वो कैसा होता है? प्रत्यक्ष। चलिए, और भारत में लोकतांत्रिक चुनाव होती है। चलिए अब देखिए, निर्वाचन आयोग का एक और काम है। निर्वाचन आयोग का काम है साहब कि वो चुनाव करवावे विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का। दूसरा काम है मतदाता सूची में मतदाताओं का नाम जोड़े, ये निर्वाचन आयोग का काम है। हाँ, जिसको बोलते हैं वोटर लिस्ट में नाम जोड़े। उदाहरण के रूप में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में सबका नाम जुड़ता है। कभी कभी बीच में भी चुनाव होता है ना, हाँ, उसमें भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़ता है। बीच में सबको समझते हैं, जैसे किसी का मौत हो गया, नेता विधायक का, तब उस तो सीट खाली हो गया, तब वहां चुनाव होगा ना, तो उसमें भी जुड़ता है ना। तो चुनाव से जस्ट पहले लोगों की मतदाता सूची में नाम इसलिए जुड़वाया जाता है ताकि आदमी लोगों के अंदर योग्यता रहते हुए भी छूट ना जाए। जैसे सरकार मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़ा, हमारा हो गया 18 साल, नाम नहीं जुड़ेगा तो कैसे हम वोट देंगे? तो हम छूट ना गए हैं। और सरकार को ये नहीं पता चलेगा कि नया वोटर कितना आया जो। तो निर्वाचन आयोग का ये कर्तव्य है कि चुनाव से जस्ट पहले मतदाता सूची में लोगों को नाम जोड़े। तो मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अधिकार किसका है? निर्वाचन आयोग का। क्लियर? अब देखिए, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया भाग 15 में। किस भाग में किया गया है? 15 में। अनुच्छेद है 324 से 329। निकाय ये स्वतंत्र और अस्थायी है। स्वतंत्र का मतलब होता है कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, किसी का अधीन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि इस पर प्रधानमंत्री का डीलिंग चलेगा, राष्ट्रपति का डीलिंग चलेगा, वो कहेगा जो मानेगा, ऐसा नहीं। ये स्वतंत्र है, ये किसी का अधीन नहीं है। भाई अधीन रहेगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रधानमंत्री का अधीन रहेगा तो मोदी जी बोल देंगे फोन करके, हाँ तो 405, समझा। और राष्ट्रपति का अधीन रहेगा तो राष्ट्रपति कह देगा, न कह देगा। तो ये क्या है? स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब ये इस अपने मन से काम करेगा। उसके बाद अस्थाई। अस्थाई का मतलब ये अस्थायी रूप से चलते रहता है, नहीं कि ये ऐसे होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए, इसकी जो स्थापना जो हुई है ना, वो 25 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी को आपका देश गणतंत्र होता है। उसके एक दिन पहले याद रखना, 26 जनवरी के एक दिन पहले आपका देश का संविधान लागू हुआ साहब 26 जनवरी 1950 को। उसके एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ। देखिए, 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ। उस खुशी में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। तो कभी पूछा जाए कि राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। किस खुशी में? क्योंकि उसी तारीख को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। अब सवाल है कि सर मतदान दिवस दिन बताया क्या जाता है? तो उस दिन हम लोग को बताया जाता है कि भैया मतदान हमारे लिए कितना उपयोगी है, हम कैसे मत देकर देश की भविष्य तय कर सकते हैं, उस तरह से बताया जाता है। चलो, पानी है जी, बताने पानी है? हाँ है, नहीं लेते ही नहीं लगा। इतना तो समझ गए। चलिए अब मुद्दे पाइए। अब है वयस्क मताधिकार। देखिएगा, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? देखिए साहब, वोट देने की एक उम्र तय की गई है। हाँ, इस उम्र में थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ है, समझ में आ रहा ना बहन? तब वोट देने का एक उम्र तय की गई है। हाँ, इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ है, उम्रों में वो अलग बात है।
जैसे कहने का मतलब है कि कम उम्र के बच्चा तो वोट दे नहीं सकता है, तो चॉकलेट पे वो बिक जाएगा। बड़ा आदमी ज्यादा उम्र वाला दारू पर नहीं बिकता है, कम उम्र वाला चॉकलेट पर बिक जाएगा साहब। फेमस चॉकलेट कौन है? डेयरी मिल्क। तो समझा? हाँ। अब दूसरी बात, वो बिक भी जाएगा और उसको उसका अनुभव भी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या यही है, समझेगा? तो हमारे यहाँ एक वयस्क मताधिकार तय की गई है ताकि वो योग्य व्यक्ति योग्य नेता को चुने। तो देखिएगा, वयस्क मताधिकार की बात करते हैं तो याद कीजिएगा, सबसे पहले वयस्क मताधिकार की मांग किया था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का आप नाम सुने होंगे। देखिएगा, ये है साहब स्वराज पार्टी। रुको पहले, ऐसे ना होगा। वयस्क मताधिकार का मांग करने वाला पहला पार्टी अगर कोई है पीछे रिकॉर्ड हो रहा है ना, ध्यान देगा। देखो, ये है, ये हो गया आपका वयस्क। ये क्या हो गया? वयस्क। तो वयस्क मताधिकार का मांग करने वाला, वयस्क मताधिकार का मांग करने वाला पहला कोई पार्टी है तो वो है साहब स्वराज पार्टी। वो पहला कोई पार्टी है तो साहब वो है स्वराज पार्टी। कौन है? स्वराज पार्टी। अब स्वराज पार्टी का स्थापना सहयोग आंदोलन, गांधी जी सहयोग आंदोलन वापस लिए थे ना, उसके नाराजगी में हुई थी। गांधी जी बस सहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे तो उसकी नाराजगी में हुई थी। इसका स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इलाहाबाद में इसका स्थापना हुआ। इलाहाबाद में इसका स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया। चित्तरंजन दास ने। तो वयस्क मताधिकार का मांग करने वाला पहला कोई पार्टी है तो वो है स्वराज पार्टी। ये 1928 में मांग किया था। कब मांग किया था? 1928 ईस्वी में। लेकिन उसी समय अंबेडकर जी का नाम आता है। देखिए, ये आपका अंबेडकर जी है। 1928 ईस्वी में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साइमन कमीशन के समक्ष, यानी कहने का मतलब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। उसको कहना था कि भारत के लिए हम अच्छा ही करेंगे, लेकिन भारतीयों का कहना था कि उसमें एक हमरा आदमी को रखिए, तो नहीं रखा। तो भारतीयों ने साइमन कमीशन का क्या किया? विरोध किया। साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय की मौत हुई थी ना। तो भारत में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, लेकिन उसी साइमन कमीशन से अंबेडकर जी ने कहा था कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू किया जाए। तो सवाल यहाँ पे है कि सर, अंबेडकर जी ने कहा कि भारत में वयस्क मताधिकार को लागू किया जाए, लेकिन ये सार्वभौमिक क्या होता है? ये सार्वभौमिक क्या होता है? तो इसमें यह है, ध्यान देगा, इसमें यह है कि वयस्क मताधिकार को जो वोट देने का जो अधिकार देते हैं ना, तो उसमें जाति, रंग यानी कलर, जाति, रंग, ऊंच नीच को बिना देखते हुए अधिकार दीजिए। मतलब ये नहीं है कि फलाने जाति का आदमी वोट देगा, फलाने जाति का आदमी वोट नहीं देगा, जो गोरा आदमी वोट देगा, काला आदमी वोट नहीं देगा। ये सब जो है ना, तो जाति या कलर जो देखते हैं ना ऊंच नीच, वो नहीं देखिए आप, बिना ये सब चीज देखे अधिकार दीजिए। तो अगर किसी जगह पे लिखा रहे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका मतलब यह है कि ये कह रहा है कि वोट देने का अधिकार वयस्क व्यक्ति को मिले, लेकिन उसको जाति ना देखी जाए, उसकी कलर ना देखा जाए, उसका ऊंच नीच नहीं देखा जाए, सबको समान देखा जाए। इसका मतलब यही होती है। ये आगे देखिएगा, अंबेडकर जी के अनुसार चुनाव समाज के सबसे पीड़ित वर्ग के हाथों का हथियार है। अंबेडकर जी को कहना था कि समाज में जो पीड़ित वर्ग है ना, जो निचले क्षेत्र से जो आते हैं, उसका वो हथियार है। जैसे देख लीजिएगा साहब, आज के डेट में कोई
कितनों गरीब आदमी रहे पीड़ित वर्ग, अब नेताजी को उसके पास जाना ही पड़ेगा, खुश का ही पड़ेगा। तो वो भी अब तौये में है कि कौन नेताजी इतना दिन हमारा बात नहीं सुने ना, और हम भी आपका बात नहीं सुनेगा, आप सही में भाव खाता कम वाला आदमी नहीं, कोई बात नहीं है, ये हम अकेले तोड़े 8 को वोट है, नेताजी समझ रहे हैं, समझ ना। अब देखिए आप लोग को बोल देते हैं चुनाव के समय चल रही है साहब, अरे आप सोए हुए हैं, गर्मी के दिन है, कभी कभी आदमी दिनों में सो जाता है, दिलान में सोए हुए हैं और कोई आपका पैर पकड़ ले, ये मत समझिए कि भूत है, वो नेताजी भी हो सकते हैं, है ना। झूठ बोल रहे हैं, कौन गारंटी चुनाव के समय ना है। अब गर्मी के दिन में दलान में सो जाएगा और नींद में रहेगा, और सुतरा आदमी का पकड़ता है ना पैर तक कस के चनक डर जाता है कि कुछ है ना, तो नहीं सुतला ही यही है। और आंख मूंद लो, वो पता कि कौन है थे। अब ध्यान देगा, अब ध्यान दो, ध्यान देगा। तो अम्बेडकर जी ने क्या कहा, अम्बेडकर के अनुसार चुनाव समाज की सबसे पीड़ित वर्ग के हथियारों का हाथों का हथियार है तथा मताधिकार उन्हें राजनीतिक कानून की समानता प्रदान करेगा। चलिए अब उसको वोट देने का अधिकार मिलेगा तो नेता भी संसद में उसके लिए आवाज उठाएगा ना। आगे 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में राजनीतिक समानता की मांग की गई थी कि राजनीति में सबको समानता मिलना चाहिए, लेकिन 1931 में बोला गया, इससे पहले स्वराज पार्टी बोल चुका था वयस्क मताधिकार के आधार पर। देखिए अनुच्छेद 326 क्या कहता है, अनुच्छेद 326 के तहत भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को चुनाव में वोट देने का अधिकार है। यानी अगर आप वयस्क हैं तो अनुच्छेद 326 आपको वोट देने का पावर देता है, आपको वोट देने का पावर देता है। लेकिन क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि हमारी पावर कभी छिना जाए? हाँ, छिना सकती है। अनुच्छेद 326 आपको वोट देने का अधिकार देता है, लेकिन अगर आप आपराधिक मामले में हैं तो जेल में रहिएगा तो जेल से निकल कर वोट नहीं दे पाएगा आपको, बस में ना। अनुच्छेद 326 के तहत आपको वोट देने का अधिकार है, लेकिन अगर आप कहिए कि हम तो हिंसा जेल में बंद है तो हमको पावर, हमको निकालो 2 दिन के लिए, तो नहीं साहब, अगर आप पे कोई मुकदमा चल रहा है, आप जेल में हैं तो आपको पावर नहीं मिलता, लेकिन जेल में है तो चुनाव लड़ सकते हैं, समझा। तो इससे अच्छा रोशन चुनाव लड़ जाओ। हाँ ना, इससे तो चुनाव लड़ जाएंगे। जेल में रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं, जेल में रहते हुए हमें वोट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि आपराधिक मामला में आप वोट नहीं दे सकते अगर आप जेल के अंदर है तो। चलिए देखिए, पहले मतदान किया 21 वर्ष थे साहब, 21 वर्ष थे। 21 वर्ष के आदमी वोट पहले देता था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 में हुआ, उसमें क्या किया कि 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। अब यहां से पूछेगा कि अभी पूछेगा कि वोट देने का, अभी वोट देने का उम्र क्या है, 18 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम का कोई सीमा नहीं है, समझना। हाँ, जब तक ऑक्सीजन लेवल सही है तब तक, तो वोट देने का उम्र 18 वर्ष, लेकिन पहले कितना था, लेकिन मत संशोधन हुआ, कब हुआ, 1989। अब देखिए निर्वाचन आयुक्त की संरचना, संरचना का मतलब है कि उसका निर्माण कैसे होगा। तो देखिए निर्वाचन आयोग की बात करते हैं ना, तो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, पहले निर्वाचन आयुक्त एक ही को होता था, पहले निर्वाचन आयुक्त जो होता था, पहले निर्वाचन आयुक्त जो होता था, कलेक्ट चीज कहना, पहले निर्वाचन आयुक्त जो होता था वो एक ही होता था, वो एकल होता था, एकल, ध्यान देगा। पहले निर्वाचन आयुक्त जो होता था साहब वो एकल होता था, एक ही को होता था। लेकिन 1989 में ये नियम बनाया गया कि नहीं, एकल नहीं, 3 गो रहेगा, हाँ 3 रहेगा, 3 गो रहेगा, जिसमें एक गो रहेगा मुख्य, एक रहेगा मुख्य और 2 रहेगा ना जो अन्य रहेगा, मतलब इसको सहयोग करने के लिए 2 गो रहेगा। तो पहले संरचना में यह है कि पहले मुख्य निर्वाचन आयोग की संख्या 1 होती थी, लेकिन 1989 में 1 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 2, 3, 1 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 3, जिसमें 1 हो गया मुख्य और 3 हो गया
दो को हो गया अन। फिर से बोल देते हैं, पहले एकल था लेकिन 1989 में क्या किया, त्रिस्तरीय कर दिया, जिसमें एक को कर दिया मुख्य और दो कर दिया दो कर दिया अन। लेकिन जस्ट उसके अगले साल 1990 में फिर इसको एकल कर दिया गया, लेकिन फिर 1993 में फिर इसको त्रिस्तरीय कर दिया साहब, त्रिस्तरीय कर दिया। अभी वर्तमान में निर्वाचन युक्त त्रिस्तरीय है, जिसमें एक होता है मुख्य और बाकी दो होता है अन्य, जिसको सहयोगी होते कहते हैं। देखिए कार्यकाल की बात करते हैं। निर्वाचन आयोग की जो कार्यकाल जो होती है ना, वो 6 वर्ष का होता है और उम्र होता है अधिकतम 65 वर्ष, न्यूनतम उम्र की सीमा नहीं है। तो निर्वाचन आयोग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ये जो है ना, 6 वर्ष का कार्यकाल मतलब कार्यकाल मतलब 6 वर्ष तक कहिएगा, लेकिन 65 वर्ष का क्या है उम्र। अब जो पहले हो जाए हट जाइए, समझना। जैसे कहने का मतलब यह है कि आप मुख्य निर्वाचन युक्त बने और उम्र नहीं पार हुआ लेकिन 6 साल हो गया तो हटिए। अगर साहब 3 साल रहे कि यहाँ उम्र हो गया तो फिर उम्र से हट जाइए। अब किसी को बना दिया बना दीजिएगा 63 में, तब 63 में बनाइएगा तो 65 में हट ही जाएगा, तो उम्र के हिसाब से हटेगा ना। तो कहने का मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का और अधिकतम उम्र होता है 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। देखिएगा इसको नियुक्त करता है राष्ट्रपति, इसको जो नियुक्त करता है ना वो राष्ट्रपति करता है, और इसको पद से जब हटाने की बारी आती है ना तो हटाता भी है राष्ट्रपति। तो नियुक्त करने का भी पावर राष्ट्रपति को है, हटाने का भी पावर राष्ट्रपति का है, लेकिन हटाने का प्रोसेस इतना आसान नहीं है, उसके एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति का जब मन होता है, उसका भी सिस्टम के तहत हटा जाता है। अब देखिएगा, तो नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, हटाने का काम करेगा राष्ट्रपति, लेकिन इनको कभी भी मान रहेगा ना तो इस्तीफा दे सकता है। तो वो तो कौन भी चीज में है, वो तो बताने की क्या जरूरत है। आदमी को कभी भी इच्छा होगा तो इस्तीफा दे देगा कि नहीं भैया हम नहीं रहना चाहते हैं, तो पावर सबका है। देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन 3 गो, ये तीनों का वेतन भत्ता पेंशन सब समान होता है साहब, लगभग पावरों भी सामान्य होता है, तीनों लगभग एक ही तरह के काम कर देता है। तो वेतन भत्ता पेंशन जो होता है ना वो लगभग क्या होता है, समान होता है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। देखिएगा अब हम कुछ निर्वाचन आयुक्त पे चर्चा करेंगे, निर्वाचन आयुक्त पे चर्चा करेंगे। देखिए भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो था ना वो सुकुमार सेन है। देखिए सुकुमार सेन यहाँ पे है ना, हाँ सुकुमार सेन। तो मुख्य निर्वाचन पीछे सही है ना, सेकंड जगह है ना, तो वीडियो रिकॉर्ड ना है। चलिए देखिए ये है, ये ध्यान देगा, भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रथम की बात करते हैं, भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन है। यह 1950 से 1958 तक रहा था। बताया जाता है कि सुकुमार सेन भारत के अलावे सूडान का भी प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। ये कौन बनेगा करोड़पति, पूछा था क्वेश्चन, ये हमको याद नहीं कि वीडियो इसका आज भी वायरल होते रहता है, समझना। हाँ हॉट सीट पर इसमें अमिताभ बच्चन पूछे थे कि भारत के उस चुनाव आयुक्त का नाम बताइए, उस चुनाव आयुक्त का नाम बताइए, हाँ जो सूडान का भी मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, तो वो कौन है, सुकुमार सेन। हुआ ये कि सूडान जब आजाद हुआ ना तो सूडान में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था 1953 में। अब भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ 1952 में। अब मामला क्या, बात को समझिएगा, पहले ध्यान देगा, हल्ला बंद करेगा। देखिएगा हुआ ये कि हम शांति बना कर आओ, समझना, ध्यान दो। देखो मामला क्या, जो क्यों इनको बुलाया गया उसके पीछे का रीजन है। हुआ ये ना कि 25 जनवरी 1950 ईस्वी को मुख्य निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया। 1951 में भारत में लोकसभा चुनाव की प्रोसेस शुरू हुई और 1952 में मुख्य रूप से भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ। देखिए भारत के लोकसभा चुनाव के लेकर कहा जाता है कि बहुत से लोगों ने कह दिया था कि नेहरू जी जीते जी देख लेंगे ये कैसे असफल रहता है, क्योंकि हम लोग की स्थिति को देखते हुए लोगों ने बता दिया था कि हम लोग
के अंदर वो योग्यता ही नहीं है कि हम लोग वोट दे सकते हैं। हम लोग को उतना लूरे लक्षण नहीं है। बताया जाता है कि इंग्लैंड के एगो प्रधानमंत्री था, समझा, वेस्टन चर्चिल, उन्होंने कहा था कि भारतीयों में योग्यता ही नहीं है कि शासन चला पाएगा, यानी हम लोग की योग्यता पे ही सवाल खड़ा कर दिया था। तो लोगों ने यह मान लिया था कि भारत में चुनाव करवाना सक्षम नहीं है। सुकुमार सेन 1950 ईस्वी के लास्ट में 1950 ईस्वी के लास्ट में भारत में मतदाता सूची तैयार कर रहे थे। तो इनको भी आभास हो गया था कि यहां सफल नहीं हो पाएगा। जानते क्या हुआ था? आधा महिला अपना नाम नहीं बता पाई थी। हाँ, पति का नाम छोड़िए ना, मुकेश के मम्मी, नहीं समझे? आपका नाम क्या है तो लिख दो ना, मुकेश के मम्मी है। वो अपना नाम नहीं बता देगी साहब। अब बताइए, अब मुकेश के मम्मी नाम लिखा तो लिख देगा उसे? वोटर आईडी कार्ड में कुछ रहेगा कि आपका फोटो रहेगा और मुकेश, अच्छा वोटर आईडी, फोटो में गड़बड़ साहब, फोटो कैसे खिंचा लेंगे ये हाथ तेरा के, और घूंघट सबसे अलवा देख लेगा ना। और इनको बोला गया कि फोटो खिंचाने के लिए आइए, दो जगह पे मुकेश की मम्मी एक जगह, दो जगह गलती की है। किसी का नाम मुकेश ना है जी, दो जगह गलती की। पहला जगह ये गलती की कि नाम पूछा गया तो लिखवा दे मुकेश की मम्मी, पहला गलती। दूसरा गलती, ठीक है फोटो खिंचाइए, अब फोटो खिंचाइए तो वो क्या किए, ऐसे कर दिए साहब, कहे कि चेहरा आ जाएगा, तो वो फोटो में उनका चेहरा नहीं आया, तो वैसे में तो उसको कोची, उसको उससे तो कोई दूसरों को दे देगा फोटो। फोटो खिंचाई का मतलब कोची आपको पहचान करेगा कि ये आदमी है। अब चलिए, यहां पे गड़बड़ी हुई, जिससे हुआ कि महिला वंचित हो गया, वो वैसे नाम ने चढ़ाया, तो बहुत सी महिलाएं, कुछ को जोड़ा कुछ को हटा दिया, तो बहुत सी महिलाएं, मात्र 14% आदमी जो था ना वोट में दिया था 1952 में। 100% में 14% आदमी 1952 में वोट दिया था। आधा को तो बोला कि जो किसान टाइप का था, देखो भैया हमारे समाज में नहीं आता, वोट कैसे पड़ता, हम पहले दे बजाय। अभी बहुत सारे आदमी जब वोट से दूरी बनाता है, गांव में, गांव, हाँ दूरी बनाता है साहब। मुखिया के चुनाव में 90% पोलिंग होती है, अब और विधायक वाला में 60%, संसद में 40% का है, क्योंकि मुखिया वाले में ज्यादा मनी मिला रहता है, अब दबाव रहता है, प्रेशर आता है, हाँ ज्यादा वोटिंग होती है, सोचने वाली बात ना है। संसद में जाते थे गिर जाता वोटिंग। अब ध्यान देगा, अब ध्यान देगा, अब देखिए क्या जो, तो हाँ 1952 में 14% वोट दिया। तो जिस भारत के बारे में कहा गया कि भारत में वोटिंग करवाना असंभव है, संभव नहीं कि वोटिंग होगी, उस भारत में ये सुकुमार सेन ने वोटिंग करवा दिया, और वो भी सफल वोटिंग करवा दिया। अब वोटिंग में सफल रहा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश में एक सफल वोटिंग करवाना ये कोनो चैलेंजिंग से कम नहीं था, और सुकुमार सेन ने वो करके दिखाया। सूडान भी बेचारा नया नया देश बना था, अब इसका भी इच्छा था कि हमारे देश में वोटिंग हो, लेकिन इसके यहां भी डर बनल था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो सूडान ने सोचा कि सुकुमार सेन तो उतना बड़का देश में करवा दिया है, तो हमारे यहाँ नहीं करवा देगा। तो वो एक अनुभवी आदमी खोज रहा था कि कोई ऐसा ना होता कि हमको कोई रिजल्ट दिया है, जैसे होता ना कि भैया रिजल्ट पहले से दिले है, समझा, तो उसको हम रखेंगे अपने यहाँ। तो ये रिजल्ट दिले आदमी है, हाँ रिजल्ट दिले आदमी है, समझा, तो इस पर विश्वास था। तो सूडान ने 1953 में उनको बुलाया और बोला कि आप हमारे यहाँ निर्वाचन युक्त बन जाइए, हमारे यहाँ चुनाव करवा दीजिए। तो आपका सुकुमार सेन खाली आप ही के देश के नहीं, सूडान का भी पहला निर्वाचन आयुक्त रह चुका है। तो सुकुमार सेन 2 देश का ना, तो भी तो पूछेगा कि सुकुमार सेन कितने देश का निर्वाचन आयुक्त रहे? 2 देश का, एक भारत का दूसरा सूडान का। देखिएगा ये हो गया। देखिएगा भारत का दूसरा निर्वाचन आयुक्त जो है ना, वह केबी के सुंदरम, ये 1958 से 67 तक रहा। ये भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त था साहब, लेकिन ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून सचिव भी रह चुके थे। अब आगे देखिएगा, देखिएगा चुनाव आयुक्त की बात करते हैं
तो भारत की पहली महिला की अगर बात किया जाए कि पहली महिला, भारत की पहली महिला की अगर बात किया जाए, पहली महिला की भारत, समझ में आ रहा है ना? तो भारत की पहली महिला की बात किया जाए तो वो है साहब श्रीमती B.M. रमा देवी। लेकिन जानते हैं यह स्थायी नहीं थी, ये क्या बोलते अस्थायी कुछ को, तो कर्जवाहक नहीं होता है, कर्जवाहक थी। मुस्लिम में देखिएगा डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी था। और अभी वर्तमान देखिएगा ना, तो अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। चलिए अब आते हैं, वो आपका वो हो गया। अब आते हैं साहब वोटिंग वाली बात पर। देखिएगा वोटिंग वाली बात पे आते हैं तो होता यह है कि हम लोग की इच्छा होती है कि हम लोग वोट दें, अब पूरे तन मन से वोट देते हैं साहब। तो जैसे ही हम वहां पे जाते हैं तो हमारा नाम मिलाया जाता है। नाम मिलाने का मेन कारण है कि हमारे नाम का वोट पड़ गया है कि नहीं पड़ गया, समझना। इसका ये कि वीडियो बनाकर कोई व्यक्ति है जो वीडियो बनाकर चुनाव आयोग तक मैसेज दे रहा है, वीडियो हम भी मतलब शेयर किए थे। उस वीडियो में एक चीज दिखाया गया है, वो अक्सर गांव में हो जाता है, समझे बात को। होता यह है कि एक अंकल है और वो अंकल वोट देने जाते हैं, जो वहां जो अधिकारी होता है वो अंकल का नाम पूछता है, अंकल बताते हैं अपना नाम, तो वो अंकल का नाम, हाँ वो अंकल का नाम पूछता है, अंकल अपना नाम बताते हैं। उसके बाद अंकल बोलती है कि हाँ बोलते हैं अंकल बोलते हैं कि हमारी पत्नी वोट देकर चली गई। तो वो अधिकारी बोलता है कि आपका पत्नी का नाम क्या है? तब वो अपनी पत्नी का नाम बताते हैं कि मेरा पत्नी का नाम ये है। वो अधिकारी बोले कि वो तो आधा घंटा पहले ही वोट देके चल गई। तो बोला अरे आधा घंटा पहले आते तब मिल देते। तो अधिकारी बोला कि कहाँ अंकल अलग हो गया, कहा तलाक का हो गया? बोला तलाक नहीं हुआ बाबू, 15 साल पहले मर गई थी, लेकिन जब जब वोटवा देवे के टाइम आता है ना तब तक वो आ जाती है। अभी देखो आप 5 साल के बाद ना मिलेगी। ये मतलब क्या है? हाँ, वो चुनाव आयोग को चीज समझना चाहिए कि हम मरा हुआ आदमी की वोट पड़ जाता है, समझना। वो आंटी जो थी 15 साल पहले मर चुकी थी, समझे बात को। और गांव वाला कोई आदमी वो आंटी के नंबर वोट दे दिया है। तो अंकल ही खोज रहे थे कि भाई वोटवा देवे आया आया तो ही ना आया होगा भाई। बात समझे? तो गांव में मरे हुए आदमी का भी वोट पड़ जाता है, गलत बात ना है। दूसरा का वोट दूसरा को देता, तो निर्वाचन आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो वहां पे गलती क्या होता? मिली भगत से होती है, समझना। इसी के लिए हाँ मिली भगत से होती है या जानकारी का अभाव में हो जाता है, तो ये सब चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। तो वहां पे क्या होता है, वो तो इतना नियम रहने के बाद भी मिली भगत होती है, अगर नियम कमजोर होगा तो और गर्दा हो जाएगा। तो इसी नियम में है साहब यह अंगुली रंगने वाला। इसमें होता क्या है कि आपका नाम मिलाएगा, फिर आगे बढ़िएगा तो आपका अंगुली पर वो स्याही लगाया जाएगा। वो कोनो नॉर्मल, देखिए उस स्याही जो होता है साहब वो कोनो नॉर्मल स्याही नहीं होता, क्योंकि हमारे घर में भी स्याही होता है, मिट जाते हैं। पहले देखिएगा जो हाँ पहले जो स्याही होता है उसका ये बोतल हो गया, और ये देखिए इनके हाथ पर रंगा हुआ है। वो जो स्याही जो होता है ना वो सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होता है, वो घोल होता है सिल्वर नाइट्रेट का। तो वो स्याही डिब्बा में रहेगा ना, ये डिब्बा में रहेगा तो तो देखिएगा ये डिब्बा है स्याही वाला, मान लेते स्याही का डिब्बा है ना। तो ये स्याही का डिब्बा है, ध्यान देगा ये स्याही का डिब्बा है। इस स्याही के डिब्बा में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है साहब। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है। ये जब तक डिब्बा में पैक रहेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिब्बा से निकाल के किसी के हाथ में लगा दीजिएगा ना, तो वो हवा या प्रकाश के संपर्क में आते ही वो पसीना जो होता है ना,
पसीना के साथ अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड का रूप धारण कर लेता है। यानी पहले से सिल्वर नाइट्रेट था, लेकिन जैसे ही आपके अंगुली की पसीना में सटा ना तो क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड बन गया। तो सिल्वर क्लोराइड बन गया ना तो आप भी जानते क्या होगा, सूख जाएगा। और सूख क्योंकि अब ये अभिलय हो जाएगा, पहले विलय ना था ना, ये विलयन था, ये क्या हो गया अभिलय। अब इसको कितना धोइए, अब कुछ होने वाला नहीं है। कभी कभी देखते होंगे आप बोर्ड देने जाइए, जैसे ही लगाया ना तुरंत मिटा दीजिए, खत्म। मिटा देगा इसलिए क्योंकि पसीना में उसका साथ अभिक्रिया नहीं हुआ है। लेकिन रुक जाइएगा ना तो आपकी जो पसीना में जो नमक की जो मात्रा है, नमक की मात्रा है उसके साथ अभिक्रिया कर लेगा ना तो कितना कुछ करते रहो नहीं होगा। और गांव वाला ब्लेड से नाखून कैसे मिटाते रहता है, हाँ समझना, बहुत प्रयास करने के बाद भी हल्का फल्का रह ही जाता है। तो ये होता कब है, तो जब सिल्वर नाइट्रेट रहेगा, जब तक वो सिल्वर नाइट्रेट रहेगा तब तक मिटाने का उम्मीद है क्योंकि वो विलयन है। लेकिन जैसे ही पसीना के नमक में मिल गया तो फिर क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। जैसे सिल्वर क्लोराइड बन गया तो अब वो अभिलय हो गया, अब वो सूख गया है, अब मिटाने वाला नहीं है। अब उसके लिए टाइम लगेगा, वो 2-3 दिन होता ना है इस तरह का। तो चलिए आपसे पूछेगा तो बता दीजिएगा ना, किसी भी तरह से पूछेगा तो। चलिए अब आगे आते हैं। देखिए साहब, ये आपका ईवीएम मशीन है, ये क्या आपका है, ये आपका ईवीएम मशीन है, ये आपका ईवीएम मशीन है। देखिएगा ये आपका ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ, तो ये हो गया ईवीएम। ये क्या हो गया ईवीएम। ईवीएम मशीन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोलते हैं। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिएगा, अब आजकल हमारे देश में एक मैटर है, मैटर ये है कि सर ईवीएम हैक होता है, ईवीएम हैक होता है। सबसे बड़ी सवाल यह है कि ईवीएम लाया गया क्यों। तो पहले जो चुनाव होती थी ना वो बैलेट पेपर से होता था, बैलेट पेपर में धांधली होती थी, बूथ कब्जा होता था, ये हर कोई जानता है, परिचय देने की जरूरत नहीं है। हम किसी का विरोध, किसी का समर्थन नहीं कर रहे, हकीकत जो है वो बता रहे हैं। धांधली होता था, जो बली है साहब वो बूथ कब्जे कर लेता था, गांव वाला आदमी वोट नहीं दिया, सब अपने वोट दे दिया, इस तरह की वोटिंग होती थी। चलिए, उस धांधली को रोकने के लिए ईवीएम लाया गया ताकि ईवीएम इसके माध्यम से उस तरह की धांधली नहीं हो पाए। जैसे होता ना है कि उसमें वोटिंग में क्या होता था कि एक ही आदमी चाहे तो 3-4 को फट डाल देगा, और यहाँ से जबरदस्ती लेकर चल गया है तब, है ना, मोहर डाल के। लेकिन उसमें क्या है कि ये को दबाइएगा फिर दूसरा दबाने का प्रयास किया नहीं काम करेगा, तो उसमें हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। तो ईवीएम मशीन को सेफ्टी के लिए लाया गया कि धांधली को रोका जाए। अब धांधली को रोका जाए, अब देखिएगा इसमें क्या किया गया। जो ईवीएम की बात किया जाए तो ईवीएम को क्या क्या नहीं कर सकते। पहला, अब उसको वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ईवीएम को अब वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं कर सकते, कनेक्ट होगा नहीं करेगा कुछ इससे। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई जो ये सब चीजें जो होते हैं वो कनेक्ट हो जाता है, हैक होता है, लेकिन इसके बारे में बताया जाता है कि कनेक्ट वगैरह ये नहीं होता है। अब इसको बिना तार के माध्यम से कोई उपाय नहीं है, तारे से कीजिएगा तो होगा, लेकिन बाहरी चीज से आपको नहीं हो पाएगा। अब देखिए आगे की बात करते हैं। अब देखिएगा ईवीएम की बात किया जाए तो ईवीएम की अगर बात किया जाए, हाँ, 1977 में ट्रांसपेरेंसी के लिए इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म बनाने के लिए कहा, तब जाकर ईवीएम बना। यानी इलेक्शन कमीशन ने 1977 की बात हो रही है, यानी कहिए तो उन्हें वो जो चुनाव हुआ था पहली बार कांग्रेस की सरकार गिरी थी, पहली बार कांग्रेस की सरकार गिरी थी, समझा। तो पहली बार कांग्रेस की सरकार गिरी थी 1977 में। तो उसी समय चुनाव आयोग को यह शक हुआ था कि धांधली बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कहना किया जाए, समझ मारा ना बात, ऐसा कहना किया जाए कि कोई ईवीएम मशीन बनाया जाए जिससे धांधली ना हो। तो देखिएगा साहब, 6 अगस्त 1980 को आयोग ने कि राजनीतिक दलों को ईवीएम दिखाई, मतलब 1980 में चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को बैठाया और बैठा के सबको ईवीएम दिखाया कि देखो ये ऐसे काम करेगा, इसमें कोई गड़बड़ियां नहीं होगी। सभी दलों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया, सभी दलों ने ये कहा कि ये बहुत बढ़िया, ये बेहतर है।
तब जाकर ईवीएम लाया गया। देखिए बात है ईवीएम से चुनाव। ईवीएम से पहली बार चुनाव हुआ साहब 1982 में, भारत की बात करते हैं। भारत में ईवीएम से पहली बार चुनाव हुआ 1982 में। अभी कहां हुआ? केरल में हुआ। केरल के पेरूर विधानसभा में हुआ, जिसमें बताया जाता है कि 84 गो में 84 गो वहां पे सीट था, जिसमें 50 गो पर हुआ। मतलब कहने का मतलब 84 सेंटर था। यानी कहने का मतलब यह है कि भारत में पहली बार ईवीएम से चुनाव, भारत में पहली बार ईवीएम से चुनाव 1982 में हुआ। वो किस राज्य में हुआ? केरल में हुआ। तो केरल में एक विधानसभा है, बहुत से ना है। तो कौन विधानसभा में हुआ? पेरूर में हुआ। और एक विधानसभा में जो सेंटर जो होता है, सेंटर में जहां चुनाव होती है, पोलिंग बूथ उसको बोलिए ना, पोलिंग बूथ। तो एक विधानसभा में एक ही को पोलिंग बूथ होता है, ढेर से ना होता है। तो पेरूर में 84 को पोलिंग बूथ था। तो 84 पोलिंग बूथ में से 50 को पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन लगाया गया था, और वो सफल रहा। तब जाकर 2004 में बड़े स्तर पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ पूरे देश में लोकसभा चुनाव में। 2004 में लोकसभा की चुनाव हुई थी। 1982 तो विधानसभा ना है, ये विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। और 2004 में लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें पूरे देश में ईवीएम, मतलब कहीं बैलेट पेपर का इस्तेमाल नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना बात? हर जगह पे ईवीएम। तो ईवीएम लोकसभा के चुनाव में बड़े स्तर पर कब आया? 2004 में। तब से ईवीएम चल रहा है। चलते हैं अब ईवीएम कैसे काम करता है उस सिस्टम पे थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए साहब, ईवीएम का 3 पार्ट होता है, पहले समझना पड़ेगा ईवीएम काम कैसे करता है। उसको समझने के लिए उसको पार्ट को समझिए। ईवीएम का 3 पार्ट होता है, जिसमें एक को बोलते हैं कंट्रोल, एक को बोलते हैं आप कंट्रोल यूनिट, एक को दूसरा को बोलते हैं ब्लैडिंग यूनिट, और तीसरा को बोलते हैं वीवीपैट। ये 3 है। अब तीनों का क्या काम है वो समझिएगा, क्या काम है समझिएगा। देखिएगा, पहले हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट का। नाम से तो समझिए कंट्रोल करने वाला है। कंट्रोल यूनिट का, ये जो कंट्रोल यूनिट जो है ना, वो पीठासीन अधिकारी के पास होता है, यानी मतदाता अधिकारी जो होता है ना, उसके पास होता है ये वाला यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट जो होता है वो पीठासीन अधिकारी के पास होता है। मतलब एक अधिकारी रहेगा, वो बैठा रहेगा, उसके पास ये मशीन रहेगा, वो एक वोट वहां से देता है। मतलब एक ही वोट देने का अधिकारी देगा। तो यहां से ये एक वोट देता है, एक वोट। अब एक वोट दिया, यहाँ पे 5 मीटर का तार होता है जो पीछे से अब रहता है, पीछे से। अब एक वोट दिया तो यहाँ पे एक वोट का ऑर्डर आ गया। अब एक वोट की ऑर्डर में जिसको दीजिए वो एक वोट का ऑर्डर दिया है, कि मतलब अपनी भाषा में बोलते तो एक बार दबावे का ऑर्डर दिया है कि तुम भैया एक बार दबावो, समझना। तो एक बार दबाने की ऑर्डर दिया है, तब इसमें ये अनुमति मिल गया, इसमें अनुमति मिल गया। तो ये है ब्लैडिंग यूनिट। ये जो यूनिट जो होती है वो पीठासीन अधिकारी के पास नहीं होता है, ये 5 मीटर की तार से अलग अब रहता है। और ये एगो रूम में रहता है, चारों तरफ से घेर रहता है, चारों तरफ से घेर रहता है। उसको एक बार में एक ही आदमी खड़ा होगा। अब यहाँ पे इसमें लाइन आ गया, इसका अनुमति आ गया है। अब कहा है कि ये नीला बटन है साहब, नीला बटन है। और उसके बाद चीज वगैरह आता है, चुनाव चीज। अब इसमें क्या होता है ना कि जनता को अपने उम्मीदवार, जिस उम्मीदवार को पसंद कर रहा है, लग रहा है कि हमें इसे वोट देना चाहिए, तो उसके चुनाव, उसका नाम लिखा रहेगा, उसका चुनाव चिन्ह रहेगा, उसका क्रम संख्या रहेगा, उसके सामने वाला नीला बटन दबाइए। नीला बटन दबाइएगा तो पहले आवाज क्या टीका। अब सवाल यह है कि सर हमको लग रहा है कि हमारा आदमी का वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है। सुनने में आता है कि दबा देते हैं आरजेडी के, पड़ जाता है बीजेपी के, है ना। तो देखिएगा, इसके लिए प्रूफ के लिए ये जानते हैं ये मशीन है साहब, जिसको बोलते हैं वीवीपैट, समझना। ये मशीन है। तो अगर जिसको वोट दीजिएगा ना वहां पर, उसका इसमें फोटो आ जाएगा। अति फोटो नहीं आ जाएगा, वो पर्ची पर्ची आ जाएगा, पर्ची, हाँ पर्ची आ जाएगा। उसमें देखिएगा क्या रहेगा कि इधर जिसको दिए है ना, तो जितना नंबर पर बटन दबाया है उतना नंबर लिखा रहेगा। जिस पार्टी को दिया उसका चुनाव चिन्ह रहेगा, और जिस उम्मीदवार को दिया उसका नाम। तो मतलब नंबर, चुनाव चिन्ह और नाम इसमें ही रहेगा साहब। इसमें क्या रहेगा? रहेगा। और जाके फिर अंदर गिर जाता है, इसके आपको नहीं मिलेगा। घर लेकर आइएगा, वो अंदर गिर जाएगा साहब, अंदर गिर जाएगा। इससे 2 फायदा है। पहला फायदा कि भविष्य में
अगर मान लो कि गड़बड़ियां हुई तो ये जैसे मतलब कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि मान लो कि इस ये गिनती ऐसा किसी को जितवाने का मन है साहब, ये बोल दिया ना, ये बोल दिया कि वोट पड़ा है 3000, ये बोल दिया वोट पड़ा है 3000 और आज 3000 बता के किसी को जिता रहा है, तो ये वाले पर्चिये से भी तो हम गिन सकते हैं, बस में ना, इसको से भी तो आप गिन सकते हैं ना, तो इससे भी आपका हो जाएगा। तो अगर इस पे विश्वास नहीं है तो इससे गिन लीजिए, पर्ची भी तो, क्योंकि जितना वोट दिया था सबका तो अंदर ही गया था कट कट के, तो अंदर तो है होगा सब। अब ये बता 3000 तो ये भी 3000 आएगा, अगर ये है साहब 2000 वो कह रहा 3000, 1000 मत के दे के जितवा रहे हैं आप। चलिए अब सवाल ये है कि सर हाँ आगे देखिएगा, ये तो हो गया। अब सवाल ये है कि अगर एक ईवीएम मशीन है, ये वाला ईवीएम मशीन है, तो इसमें कितने उम्मीदवार के नाम हो सकती है, समझे, कितने उम्मीदवार के नाम हो सकती है? तो देखिए 16, इसमें 16 का नाम होता है साहब, जैसे ऐसा होता है ना, एक गिन ही लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना। तो आपसे पूछेगा कि ईवीएम मशीन में कितना उम्मीदवार का नाम हो सकता है, तो आपको अभी गिन के बताया ना, ईवीएम मशीन में 16 होता है, लेकिन अधिकतम 64 तक की जाता है साहब, 64 तक। तो 64 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिर आपको ईवीएम जोड़ना पड़ेगा। जैसे कहे का मतलब है कि एक में 16 है और इस्लामपुर लोकसभा है, इस्लामपुर लोकसभा से अगर 20 को उम्मीदवार खड़े हो जाता है ना, तो फिर और ईवीएम मशीन जोड़ना पड़ेगा ना, मुखिया जी वाला में ढेर सा भगता है, तो दो को फिर रखना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि उम्मीदवार अगर बढ़ गया तो अधिकतम कितना तक जाएगा, 64 तक जाएगा, समझना। तो एक ईवीएम मशीन में 16 उम्मीदवारों की सूची होती है, लेकिन अधिकतम की बात कहिएगा तो 64, लेकिन उसके लिए जोड़ना पड़ेगा, बट उसके लिए जोड़ना पड़ेगा। चलिए सवाल है कि एक ईवीएम मशीन कितना वोट, एक ईवीएम मशीन है उसमें कितना वोट मतलब कि वोटिंग पड़ सकता है, उसका भी तो क्षमता होगा ना कि हम कितना वोटिंग लेंगे जे। तो देखिए पहले था 3840, समझना, पहले था 3840, मतलब इतना वोट कर सकते थे साहब। तो ये पुराना वाला ईवीएम था, लेकिन 2006 में ईवीएम जो आया ना उसमें 2000 मत करना पड़ेगा आपको, 2000 मत। तो आप बुक वगैरह पढ़िएगा ना उसमें इतना देगा, लेकिन नया वाला बुक पढ़े तो इतना देगा। मतलब आजकल जो ईवीएम मशीन आता है ना वो 2000 वोटे काउंटिंग कर पाएगा, तो ऐसे में भी आपको ईवीएम चेंज करना पड़ेगा, कुछ भी वोटिंग ज्यादा भी तो हो सकता है ना। तो एक ईवीएम मशीन में 2000 वोट काउंटिंग करने का है, हाँ 2000 के बाद फिर नहीं काउंटिंग कर पाएगा। अगर वोट ज्यादा पड़ जाए तो फिर वहां भी ईवीएम आपको दूसरा ईवीएम लगाना पड़ेगा, उसी नाम का दूसरा ईवीएम लगाना पड़ेगा। तो अब आपसे पूछा जाए कि ईवीएम कितना वोट काउंटिंग कर सकता है, 2000, लेकिन पहले से कितना करता था, 3840। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब देखिएगा भारत में ईवीएम को लेकर तरह तरह के सवाल खड़ा होता है। देखिए हम इस पर कोई ज्यादा विचार नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम टीचर हैं साहब, हम साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन भारत के ईवीएम का इस्तेमाल नामीबिया देश किया है अपने चुनाव में। नामीबिया में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और संसद का चुनाव हुआ था। नामीबिया में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और वहां का संसदीय चुनाव हुआ। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव, संसदीय चुनाव हुआ ना, उसमें भारत की ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। तो किस देश के संसदीय चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव में भारत का ईवीएम का इस्तेमाल हुआ? तो कौन देश होगा? नामीबिया।